हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये जो हमारा द हिंदू की जो 1 ईयर की जो एक तरह से जो हम कंपाइल क्विक रिवीजन चला रहे हैं करंट अफेयर्स की, उसी का जो है पार्ट 2 है। पार्ट 1 में आप लोगों का काफ़ी अच्छा खासा रिस्पॉन्स रहा है, उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग पार्ट 2 के आगे बढ़े हैं। इसी तरह से पार्ट 3 पार्ट 4 तक जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो जाएगी। और सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि अभी यूपीएससी सर पे है, प्रेशर क्रिएट हो रही है। कोई बात नहीं है, जो भी होगी अच्छी के लिए होगी। पोस्टपोन हो रहा है तभी भी अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तभी भी अच्छी बात है। हमें अपनी तैयारी पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अगर पोस्टपोन होगा तो और बेटर होगा कि हम अच्छी खासी तैयारी में जो भी और मतलब इनपुट दे सकें, और हो गए तो सही है। हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी काम करना है। चलिए बात करते हैं कि हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन में जो है वस्तु एवं सेवा को जो है शामिल जो किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन में जो वस्तु एवं सेवा जो होती है उसकी जो कीमत जो होती है, उसकी कीमत में जो उतार चढ़ाव को जो है शामिल किया जाता है। वही हम बात करते हैं कि कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन के बारे में यह बताया जाता है कि इसमें वस्तु एवं सेवा तो शामिल किया जाता है, लेकिन इसमें हम बात करते हैं खाद्य एवं ईंधन को जो है शामिल नहीं किया जाता है। यानी कि कोर इन्फ्लेशन में मतलब कि फ्यूल और ईंधन को जो है, फूड को जो शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोलकाता बुक फेयर। कोलकाता बुक फेयर के हम बात करते हैं कि जो आयोजन हुआ है 2024 में, इसका थीम देश की हम बात करते हैं तो यूनाइटेड किंगडम था, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि फ्री मूवमेंट रिजिम। हालांकि इसके बारे में हमें जो है इंटरनेशनल रिलेशन के जब हम आईआर क्लास करते हैं तो उसमें जो है देखने के लिए मिलता है, पढ़ने के लिए मिलता है। तो हम जब वहाँ पर पढ़ेंगे भारत म्यांमार के संबंध में तो पढ़े, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो पढ़े होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़े होंगे, ऐसी पर डिपेंड है, नहीं पढ़े होंगे। और मैं स्टैटिक्स का यहाँ पॉइंट नहीं उठा रहा हूँ, जो करंट अफेयर्स की पॉइंट्स है वही हम लेकर चल रहे हैं। हालांकि जब PT 365 आप लोग पढ़ते होंगे तो वहाँ पर स्टैटिक्स भी आता है, तो वो अच्छी बात है, लेकिन हम उसको हम कट पीस निकाले हुए हैं द हिंदू की। चलिए अब बात करते हैं फ्री मूवमेंट रिजिम। फ्री मूवमेंट रिजिम के बारे में बात करते हैं। यह जो भारत और म्यांमार के बीच जो है मुक्त आवाजाही से जो संबंधित है, ठीक है। बताया जाता है कि दोनों देशों के इस मूवमेंट के अंतर्गत जो है, रिजिम के अंतर्गत क्या है, समझौते के अंतर्गत क्या है कि जो भारत हो गई और म्यांमार की जो बॉर्डर हो गई, इन बॉर्डर पर जो जनजातीय लोग जो उपस्थित होते हैं, उन जनजातीय लोगों को जो एक दूसरे के इलाके में जो 12 से 16 किलोमीटर तक जो आने जाने की जो है मुफ्त जो है आवाजाही की जो है अनुमति दिया जाता है। तो फ्री मूवमेंट रिजिम किसके बारे में है, तो भारत और म्यांमार के संबंध में मुफ्त वीज़ा के तहत जो एक दूसरे इलाके में जो आ सकते हैं। लेकिन इसके लिए प्रावधान क्या है कि जो बॉर्डर पर उपस्थित जो जनजातीय लोग हैं उन्हीं लोगों के लिए जो है फैसिलिटी जो है दिया जा रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि केरल के जो है डिजिटल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है किराली AI चिप बनाया गया है, ठीक है। और किराली AI चिप के बारे में यह बताया जाता है कि यह जो है एज AI का जो है कॉम्बिनेशन है। तो आ भी सकता है, 2-3 पॉइंट डाल दिया जाएगा और इसमें जो है कौन सी कथन है 4 3 2 1 जो भी हो, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो किराली AI के बारे में किराली AI चिप के बारे में देख लिया। और यह जो केरल के जो डिजिटल यूनिवर्सिटी के द्वारा जो बनाया गया है, और यह जो एज AI का जो है कॉम्बिनेशन है। चलिए अब हम बात करते हैं कि निसार मिशन। निसार मिशन के हम बारे में बात करते हैं। तो यह जो है इसरो और नासा का जो है ज्वाइंट मिशन है, ठीक है। और इसकी शुरुआत जो है 2014 में किया गया था। और निसार मिशन के बारे में यह बताया जाता है कि यह जो है रिमोट सेंसिंग के लिए बनाया गया है। किस चीज़ के लिए बनाया गया है, तो रिमोट सेंसिंग के लिए जो है बनाया गया है। और इसका जो है 3 वर्ष का जो कार्यकाल होगा। लेकिन इसको भेजने की हम बात करते हैं तो निम्न भू कक्षा यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में जो है भेजा गया है, ठीक है। कहाँ भेजा गया है, तो निम्न भू कक्षा में भेजा गया है। आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं लो अर्थ ऑर्बिट को जो है कितने किलोमीटर से कितने किलोमीटर माना गया है। आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ने के लिए जो इसके बारे में अच्छा खासा मिला होगा, फाउंडेशन क्लास में तो मिला होगा। चलिए इसके जरिए क्या होगा कि जो हमारा जो निसार मिशन है, इस निसार मिशन में यह बताया गया है कि जो 12 दिन में जो पूरे विश्व का जो है मानचित्रण जो है किया जाएगा, पूरे विश्व का जो है मानचित्रण किया जाएगा। चलिए आगे हम बात करते हैं कि माधिका भाषा। माधिका भाषा के संदर्भ में यह बताया जाता है कि यह जो है केरल की भाषा है, और यह जो है अभी बात करते हैं तो विलुप्ति के जो है कगार पे है, ठीक है। और इसकी विलुप्ति की कगार पे इसलिए माना गया है क्योंकि जो माधिका भाषा है, माधिका भाषा को जो केवल जो है 2 लोग ही बोलने वाले हैं, ठीक है। इसी के संदर्भ में जो इसकी जो है विलुप्ति के कगार पर जो है माना गया है।
ठीक, चलिए देखते हैं आगे। हाँ, वैभव फेलोशिप योजना। वैभव फेलोशिप योजना के बारे में बताया जाता है कि इसकी शुरुआत जो है 2021 में किया गया था। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि जो वैभव फेलोशिप योजना है, इसकी संचालन की हम बात करते हैं प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान मंत्रालय के द्वारा जो इसकी जो है संचालन किया जाता है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो है स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इसको जो है आप जो है कर सकते हैं, गूगल कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। स्टेम पर जो है जोर दिया जाएगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा कंफ्यूज है, मैं नहीं बता पा रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। मैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और कुछ इसी तरह से है, इस पर जो है थोड़ा आप कष्ट कर लीजिए, इसके लिए मैं सॉरी चाह रहा हूँ। चलिए अब बात करते हैं कि जो वैभव फेलोशिप योजना है, इसका उद्देश्य की हम बात करते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है कि जो विदेश में जो कार्यरत हमारे शोधकर्ता हैं, उनको क्या किया जाए, देश के शैक्षणिक संस्थान तथा अनुसंधानों से जो है जोड़ा जाए। जैसे कि हमारे बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक हो गए, जो हमारे शोधकर्ता हो गए, जो आउट ऑफ कंट्री में जो है काम कर रहे हैं या अपना वहाँ पर सर्विस दे रहे हैं। तो इस योजना के तहत क्या किया जाएगा कि उन सभी लोगों को जो है भारत के जो शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थान जो है उनके साथ जो है मतलब कि जोड़ा जाएगा, ठीक है। इसके तहत ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे हो सके क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार। प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार की हम बात करते हैं तो इसकी जो है 2 कैटेगरी देखने के लिए मिलता है। पहला कैटेगरी क्या है कि प्रधानमंत्री बाल शक्ति पुरस्कार हो गया। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं बाल कल्याण पुरस्कार हो गया। बाल शक्ति पुरस्कार की हम बात करते हैं तो इसको जो 6 कैटेगरी में जो है दिया जाता है, जिसमें पहला हम देखते हैं कि आर्ट एंड कल्चर हो गया। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं बहादुरी की पुरस्कार हो गया। तीसरी हम बात करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, नवाचार हो गया, खेल हो गया और स्पोर्ट्स, सोशल सेक्टर के लिए जो है दिया जाता है। तो इसके संदर्भ में बताया जाता है कि जो प्रधानमंत्री बाल शक्ति पुरस्कार है 6 कैटेगरी में दिया जाता है। ध्यान देने वाली बात है, 6 कैटेगरी आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर हो गया, बहादुरी की पुरस्कार हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, नवाचार हो गया, सोशल सेक्टर हो गया और गेम यानी खेल के बारे में जो है दिया जाता है। पुरस्कार में क्या होता है कि 1 लाख रुपये जो है राशि दिया जाता है। वही 10,000 का जो है बुक वाउचर दिया जाता है। इसमें जो है प्रमाण पत्र भी जो है दिया जाता है, ठीक। अब दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि बाल कल्याण पुरस्कार। हमने बाल शक्ति पुरस्कार देख लिया और अब बात करते हैं बाल कल्याण पुरस्कार। तो बाल कल्याण पुरस्कार में क्या बताया जाता है कि जो बच्चे को जो विकास एवं संरक्षण देने वाला जो संस्था होता है उसको दिया जाता है, ठीक है। लेकिन इसके लिए कुछ जो क्राइटेरिया यानी पात्रता जो योग्यता जो निर्धारित किया गया है। जैसे कि हम बात करते हैं कि उनको लिए जो लोग प्राप्त करेंगे उनको तो पहला नंबर भारतीय होना चाहिए और उनकी आयु जो है 18 वर्ष होना चाहिए, 18 वर्ष से ऊपर होना ही चाहिए। और कम से कम 7 वर्ष से जो है बच्चे के विकास और संरक्षण के लिए जो है उनके पास संस्था होना चाहिए और 7 वर्ष से जो इस चीज़ को जो है काम कर रहे होंगे, तभी जो है बाल कल्याण पुरस्कार के तहत जो है पैसा दिया जाता है। इसमें बताया जाता है कि व्यक्तिगत तौर पर जो है 1 लाख रुपये दिया जाता है और संस्था के तौर पर जो है 5 लाख रुपया दिया जा रहा है। यानी कि कोई ऐसे व्यक्ति हैं कम से कम जो 7 साल से बच्चे को संरक्षण और विकास के लिए जो है काम कर रहे हैं, तो उनको व्यक्तिगत तौर पर 1 लाख रुपया दिया जाएगा। लेकिन उनके पास कोई संस्था है, ठीक है, जैसे किसी प्रकार का संस्था बना रखे हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया, चाहे जिस तरह से हम मान सकते हैं, तो उनके संदर्भ में जो बताया जाता है कि 5 लाख रुपया जो है दिया जाएगा। इसकी स्थापना 1979 में किया गया था। तो बाल शक्ति पुरस्कार के बारे में हम लोगों ने अच्छी खासा देख लिया। चलिए भारत रत्न के बारे में बात करते हैं। हालांकि 2024 में बात करते हैं 5 लोगों के जो है भारत रत्न दिया जा रहा है, जिसमें बात करते हैं कर्पूरी ठाकुर हो गए, पी नरसिम्हा राव हो गए, बहुत सारे लोगों के मरणोपरांत जो है दिया गया था। ऐसे मुझे न्यूज देखने के लिए मिला था। चलिए देखिए बात करते हैं कि भारत रत्न के बारे में बताया जाता है कि इसकी शुरुआत जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो 1954 से जो किया गया था, ठीक है। और 1954 में ही जो है 3 लोगों को जो है भारत रत्न दिया गया था, जिसमें हम बात करते हैं सी राजगोपालाचारी हो गया, सर्वपल्ली राधाकृष्ण हो गया, CV रमन हो गया। तो इन 3 लोगों को जो है एक तरह से जो है भारत रत्न जो है दिया गया था 1954 में ही। सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण, CV रमन हो गए। अब बात करते हैं कि 1955 के बाद से जो है जो भारत रत्न के संदर्भ में बताया जाता है कि मरणोपरांत जो है दिया जाने लगा।
क्या कर दिया है ना, मरने के बाद भी जो है मरणोपरांत, थोड़ा वर्ड ऐसा हमें नहीं बोलना चाहिए, मरणोपरांत जो है दिया जाने लगा। और बताया जाता है कि जो भारत रत्न जो है हर साल 3 लोगों को जो है दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि 2013 के बाद से जो है भारत रत्न के बारे में यह बताया जाता है कि खेल में भी जो है दिया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं कि पुरस्कार में मिलता है। अगर बात करते हैं भारत रत्न में क्या क्या मिलता है, तो प्रमाण पत्र मिलता है, एक पदक होता है। हालांकि इसमें जो किसी प्रकार की जो है राशि जो है नहीं मिलता है। अब बात करते हैं कि जो लोग भारत रत्न से उनको जो जिन लोगों को भारत रत्न से जो है सम्मानित किया जाता है उनके लिए क्या क्या प्रावधान होता है। तो उनके लिए प्रावधान की हम बात करते हैं तो एक तरह से हम बात करते हैं कि वो जो फ्री हवाई यात्रा कर सकते हैं, उनको जो है VVIP श्रेणी में जो है शामिल होने की जो मौका मिलता है, वो लोग क्या कर सकते हैं, रेलवे में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं, सरकारी कार्यक्रमों में जो है भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो भारत रत्न जिन व्यक्ति को मिलता है उनके लिए जो इतना खास आता है, मतलब कि इनकी इन सारी चीज़ों की जो है फैसिलिटी जो है मिलती है। अगली न्यूज़ देखते हैं कि अगली खबर क्या था। कुर्सी टूट गया क्या? नहीं। बताया जाता है कि टू किल टाइगर मूवी को एक तरह से हम बात करते हैं कि ऑस्कर अवार्ड के लिए जो है ऑस्कर अवार्ड के लिए जो है शामिल किया गया है। और इसकी जो डॉक्यूमेंट्री की हम बात करते हैं तो कनाडाई कंपनी के द्वारा जो किया जा रहा है। और इसकी जो हम डायरेक्टेड की हम बात करते हैं तो डायरेक्टर जो है इंडियन ओरिजिन की महिला, जिनका नाम क्या है, निशा पाहुजा, नहीं लिखा हुआ है, आप लिख सकते हैं। तो इंडियन ओरिजिन की जो महिला निशा पाहुजा के द्वारा जो है इसकी जो है डायरेक्टेड है। और एक तरह से हम बात करते हैं कि जो टू किल टाइगर मूवी के डायरेक्टर कौन है, इंडिया ओरिजिन की महिला निशा पाहुजा है। और ये बताया जाता है कि जो सेक्सुअल एजुल्टर से संबंधित है। ठीक है, और यह जो एक तरह से हम बात करते हैं 13 साल की बच्ची की जो है कहानी है, तो इसको जो है ऑस्कर अवार्ड के लिए जो है शामिल किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। मेलिस्टिक टाइगर सफारी की हम बात करते हैं तो मेलिस्टिक टाइगर सफारी जो है गठन किया जाएगा और इसका गठन जो है उड़ीसा में किया जाएगा। तो हम बात करते हैं कि जो मेलिस्टिक टाइगर जो है इसके बारे में बात करते हैं। तो मेलिस्टिक टाइगर एक तरह से हम बात करते हैं बंगाल टाइगर की जो है एक तरह से हम बात करते हैं कि दुर्लभ प्रजाति है और यह जो है काले बाघ के रूप में जो है पाया जाता है। ठीक, बताया जाता है कि ये बाघ जो होते हैं, इन बाघ के ऊपर ये जो है आप जो इकोलॉजी इन्वायरमेंट से जो है जुड़ सकते हैं। ये बाघ जो है इनके ऊपर क्या होता है कि गहरा जो काला रंग होता है उसके बीच जो अदृश्य धारियाँ पाया जाता है। ठीक है, और बात करते हैं कि जो हमारा काला रंग किस कारण होता है उसके बारे में थोड़ा देख लीजिए। तो काला रंग होने का कारण यह है कि जो हमारा जो मेलेनिज्म नामक आनुवांशिकी की जो है स्थित होने के कारण जो है ऐसा काला रंग होता है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि जो काला रंग जो है त्वचा में जो है मेलेनिन की उपस्थिति के कारण जो होता है। ठीक है, तो 2 चीज़ जो देखने के लिए मिला कि हमारे जो आनुवांशिक में जो एक तरह से जो है कौन सी आनुवांशिक होते हैं, तो मेलेनिज्म नामक आनुवांशिक की उपस्थिति के कारण होता है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं त्वचा में जो है मेलेनिन के उपस्थिति के कारण जो है काला रंग होता है। अब मनुष्य में क्या है और जानवर में क्या है, आप थोड़ा इसको जो है सोच सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि यह जो है भारत एवं दक्षिण पूर्व एशिया में जो है पाया जाता है और IUCN की लिस्ट में इसको जो है संकटग्रस्त के रूप में जो बताया गया है। और इसका जो गठन जो उड़ीसा के जो है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में जो है किया जाएगा। तो जो हमारे जो है मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी जो है इसकी जो गठन की हम बात करते हैं तो उड़ीसा के जो है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में जो है किया जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व क्या है। तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व की हम बात करते हैं तो उड़ीसा के जो है मयूरभंज जिला में जो है देखने के लिए मिलता है। और इस टाइगर रिजर्व में हम बात करते हैं पौधा के जो है 1078 जो है स्पेसीज जो है पाया जाता है, यानी प्रजाति जो है पौधे के जो है पाया जाता है। कितने? 1078। बताया जाता है कि जो 2009 में जो है यूनेस्को के जो है यूनेस्को, ठीक है, थोड़ा ऐसा हो रहा है वीडियो लॉन्ग हो रही है इस वजह से मैं इसको आराम से करूँगा। चलिए 2009 में जो है यूनेस्को के जो है बायोस्फीयर रिजर्व पार्क के लिस्ट में जो इसको जो है शामिल किया गया है। और हम बात करते हैं कि जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है यह जो है सिमुल शब्द से जो है बना हुआ है। ठीक,
अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की जो है पहल देखने के लिए मिलता है, और यह जो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है शुरू किया गया था। तो इसके जो है 2 नए पहल देखने के लिए मिला है। जैसे कि हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की जो एक नई 2 नई पहल है, जिसमें पहला हम बात करते हैं DGSCR। DGSCR के अंतर्गत यह बताया गया है कि जो अभी हम बात करते हैं 1950 से अभी तक के सभी फैसलों को जो है डेटाबेस पर जो है काम करेगा। ठीक है, वही हम बात करते हैं दूसरा जो है डिजिटल कोर्ट 2.0 की जो शुरुआत किया गया है। इसके अंतर्गत जो है जिला न्यायाधीश को जो है ऑनलाइन माध्यम से जो कोर्ट रिकॉर्ड तक जो है पहुंचने के लिए जो है सुनिश्चित किया जाएगा, पहुंच जो है सुनिश्चित किया जाएगा। तो हमने एक चीज़ देखा, सुप्रीम कोर्ट की जो है पहले देख ली 2 पहल था। पहला हम बात करते हैं DGSCR हो गया, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं डिजिटल कोड 2.0 हो गया। DGSCR के अंतर्गत क्या देखने के लिए मिला है कि 1950 से अभी तक जो जितने भी फैसले हुए उन सभी फैसले को जो है डेटाबेस पर जो है काम करेगा। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं डिजिटल कोर्ट 2.0 की हम बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत हम बात करते हैं जिला न्यायाधीश को जो है ऑनलाइन माध्यम से जो है कोर्ट रिकॉर्ड तक जो है पहुंच जो है प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, हम बात करते हैं पृष्ठभूमि। सुप्रीम कोर्ट की जो है पृष्ठभूमि क्या थी, इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। तो बताया जाता है कि जो हमारा 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, हम सभी लोगों ने पॉलिटी में पढ़े होंगे, तो वहाँ पर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना किया गया था, तो वहाँ पर जो पहली पृष्ठभूमि जो देखने के लिए मिला था, तो उसके बारे में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो 1773 में कोलकाता में जो है सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी की जो है स्थापना किया गया था। और हम बात करते हैं कि फिर क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किंग जॉर्ज तृतीय के द्वारा भी किया गया था। किंग जॉर्ज तृतीय के द्वारा हम बात करते हैं कि 1800 ईस्वी में जो है मद्रास में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। वही 1823 में जो है बम्बे सुप्रीम कोर्ट की जो है स्थापना जो है किया गया था। ठीक है, तो किंग जॉर्ज तृतीय की जो है भूमिका जो 1800 संदर्भ में देखने के लिए देखा है मिल रहा है। भाई 1773 में हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी की जो स्थापना किया गया था। हमें इसके बारे में और अच्छी खासी जानकारी जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जो कि संविधान की पृष्ठभूमि के संदर्भ में पढ़ने के लिए मिलता है M लक्ष्मीकांत के एक बुक के में, वहाँ से आप इससे जो है अच्छी खासा जो है पढ़ सकते हैं। चलिए, हालांकि मैं पॉलिटी का मैराथन सीरीज बनाने वाला हूँ। फिर आगे क्या हुआ कि जो किंग जॉर्ज तृतीय के द्वारा जो ये 2 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था, उसके संदर्भ में क्या बताया गया कि जो 1861 में फिर क्या हुआ कि उच्चतम न्यायालय अधिनियम द्वारा जो है 3 हाई कोर्ट की जो है स्थापना किया गया, और एक उच्चतम न्यायालय की जो है और देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है कि जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट की जो अधिनियम है 1861 की अधिनियम है, उस अधिनियम के तहत जो है 3 उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। जब उच्च न्यायालय की स्थापना हो गया तो जो हमारा उच्चतम न्यायालय का जो प्रावधान था उसको एक तरह से जो है समाप्त कर दिया गया। ठीक है, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत जो संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया, जिसमें क्या हुआ कि जो हाई कोर्ट की जो फैसला है, उस हाई कोर्ट के जो 3 हाई कोर्ट के जो ऊपर फैसला मतलब 3 हाई कोर्ट की जो स्थापना किया गया था 1861 की सुप्रीम कोर्ट के अधिनियम के तहत, उस हाई कोर्ट को जो है मतलब फैसले को जो है चुनौती दिया जा सकता था। किसमें? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो संघीय न्यायालय जो कि आज के उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में बताया जाता है, तो हाई कोर्ट के फैसले को जो इसमें जो है चुनौती दिया जा सकता था। वही दूसरी तरफ यह भी बताया जाता है कि 1935 के अधिनियम के द्वारा ही संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था। आप जब उससे हम पढ़ेंगे रेगुलर क्लास में, ऐसे में पॉलिटिकली बोल रहे हैं कि हम मैराथन चलाने वाले हैं, तो 1935 के अधिनियम में जो 28 जनवरी 1950 को जो है उच्चतम न्यायालय की जो है स्थापना जो है किया गया था। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं इंसेक्ट मिशन की। इंसेक्ट कीड़ा नहीं है, ध्यान वाली इंसेक्ट मिशन की हम बात करते हैं। तो यह जो है इसरो और IMD के जो है संयुक्त प्रयास से जो है बनाया गया है। ठीक है, और हम बात करते हैं जो इंसेट की हम बात करते हैं, यह जो है जलवायु वेधशाला उपग्रह की जो है एक श्रृंखला है, और इसका उद्देश्य क्या है कि जलवायु पूर्वानुमान में जो है सुधार करना और भूमि और समुद्री जलवायु का जो है परीक्षण करना।
तो इसका उद्देश्य 2 उद्देश्य देखने के लिए मिल गया। पहला उद्देश्य क्या है कि जलवायु पूर्वानुमान में सुधार करना है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं भूमि और समुद्री जलवायु का जो है परीक्षण करना है। इनसेट में हम बात करते हैं कि 3 उपग्रह शामिल थे, जिसमें से 2 उपग्रह को जो है पहले ही जो है भेजा जा चुका है, लॉन्च किया जा चुका है। तीसरी जो सैटेलाइट जो है हमारा 3DS, इसको जो है यह एक तरह से हम बात करते हैं इनसेट जो है उपग्रह है भाई, मिशन नहीं, उपग्रह है। ठीक है, तो 3 इसके उपग्रह हैं, जिसमें से इनसेट 3D और इनसेट 3DR हो गया, इनसेट 3DS हो गया। तो 3D और 3DR को जो पहले ही जो भेजा जा चुका है। हाल फिलहाल में जो न्यूज रहा था इनसेट 3DS को जो भेजा गया है और इसको जो है GSLV F-14 के जरिए जो है भेजा गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल ऑफ केरला की जो है शुरुआत किया गया है और यह जो है केरल के जो है साहित्यिक एकेडमी के द्वारा जो है किया जा रहा है। तो हमें यह ध्यान देने वाली बात है कि हाल ही फिलहाल में चर्चा में रही इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल ऑफ केरला की जो है इसकी यह जो कौन सी मतलब कि एकेडमी के द्वारा जो शुरुआत किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसका थीम क्या था। इस सारे क्वेश्चन बनाया जा सकता है भाई, तो इस चीज़ को जो है इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो यह जो है केरल के जो है साहित्यिक एकेडमी के द्वारा जो है किया जा रहा है और इसका थीम हम बात करते हैं तो लिटरेचर, कल्चर एंड प्रोग्रेस था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राजकोषीय घाटा यानी कि फिजिकल डेफिसिट के बारे में बताया जाता है कि यह जो एक तरह से जो है अंतर बताता है। अंतर किसके संदर्भ में बताता है, तो जो हमारे कितना राजस्व जो है प्राप्त हुआ है और उसमें से जो है कितने खर्च हुआ, इन दोनों के बीच के जो है एक तरह से जो है अंतर बताता है। इसके संदर्भ में यह बताया जाता है कि यह बताता है कि आपको जो है कितने उधार लेने की जो है आवश्यकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि 8 कोर सेक्टर की हम बात करते हैं। तो 8 कोर सेक्टर कौन कौन सी हैं, जिसमें हम बात करते हैं पहला जो है ये इससे इम्पोर्टेंट है, पूछा गया हुआ क्वेश्चन है वेटेज के अकॉर्डिंग और इसको ध्यान में रखिए। तो 8 कोर सेक्टर की हम बात करते हैं तो इसमें हम बात करते हैं पहला आगे कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। इसका क्या क्या वेटेज है आप इसे जो है देख लीजिए, इसे हो सके तो रट जाइए, ऐसे तो याद होने वाले नहीं है, इसको रट जाइए। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। बजट के बारे में हम बात करते हैं तो बजट की हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, इसको यहीं पर हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, 2024-25 की बजट अलग होगी, इकोनॉमी सर्वे अलग होगी, इसके बारे में हम लोग देखेंगे आगे, मतलब कि इसका सेपरेट वीडियो अलग से हम डालेंगे। ठीक है, प्रीलिम्स के पॉइंट से। अब हम बात करते हैं MQ-9B, एक तरह से हम बात करते हैं वेपन्स हैं, हथियार हैं, और MQ-9B जो है एक तरह से हम बात करते हैं यह जो है अमेरिका की है और इसको संचालन के लिए जो है 2 पायलट्स की जो है आवश्यकता होती है। 2 पायलट्स की आवश्यकता होती है, वो भी ग्राउंड लेवल पे। ठीक है, MQ-9B के बारे में यह बताया जाता है कि यह जो है मानव रहित है और इसको जो है उपग्रह के माध्यम से जो है जोड़ा जा सकता है। बताया जाता है कि यह जो है हवा में जो है लगातार जो है 40 घंटे तक जो है रह सकता है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि क्वाड हम बात करते हैं 4 लोकतंत्र देशों का जो है समूह है और इसमें हम बात करते हैं 4 लोकतंत्र देशों का समूह में कौन कौन से शामिल है, भारत हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गए, अमेरिका हो गए और जापान हो गए। इसका मुख्य उद्देश्य की हम बात करते हैं तो हमें चीन की बढ़ती हुई जो एक तरह से जो शक्तियाँ है उसको जो काउंटर करना है। जैसे दक्षिणी चीन सागर में हो गया, ताइवान के संदर्भ में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो इन सभी को जो काउंटर करने के लिए जो है चीन के परिप्रेक्ष्य में जो है इसको जो है बनाया गया है। ठीक, चलिए आगे हम बात करते हैं टैक्स टू जीडीपी। टैक्स टू जीडीपी एक तरह से हम बात करते हैं कि इसके बारे में यह बताया जाता है कि यह जो है वित्तीय उपकरण है। वित्तीय उपकरण किस संदर्भ में माना जाता है कि बताया जाता है टैक्स टू जीडीपी के संदर्भ में वित्तीय उपकरण इस संदर्भ में है कि इसके जरिए हम बात करते हैं किसी देश की अर्थव्यवस्था के आधार पर कितना राजस्व मिलने वाला है उसको जो है निर्धारित किया जाता है
और वह निर्धारण किसके जरिए किया जाता है, तो टैक्स टू जीडीपी के जरिए जो किया जाता है। टैक्स टू जीडीपी क्या है, तो टैक्स टू जीडीपी एक तरह से हम बात करते हैं वित्तीय उपकरण है, और इसके जरिए हम बात करते हैं किसी देश की अर्थव्यवस्था के आधार पर कितना राजस्व मिलने वाला है उसको जो है निर्धारित किया जाता है। बताया जाता है कि जो हमारा विश्व बैंक है, विश्व बैंक के द्वारा जो है हमारा जो टैक्स टू जीडीपी का जो निर्धारण किया गया है वह जो है 15% है। चलिए आगे हम बात करते हैं। विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम, या जिसको जो है शॉर्ट टर्म में हम बात करते हैं FCRA बोलते हैं, ठीक है। तो जो विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यह जो है एक तरह से हम बात करते हैं स्वतंत्र संगठनों का जो है जो विदेश से जो धन प्राप्त करते हैं उसको जो है नियंत्रण करता है। बात करते हैं कि जैसे कोई भी स्वतंत्र संगठन है, ठीक है, मान लेते हैं कि हमारा कोई एक संगठन है, हम विदेश से फंडिंग करते हैं, विदेश से धन को जो है एकत्र करते हैं, तो उसको जो है नियंत्रण करने के लिए जो हमारे इंडिया में जो है विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम है, ठीक है। इसकी हम बात करते हैं कि शुरुआत जो है 1976 में जो है पेश किया गया था, और यह जो है विदेशों से जो हमारा जो धन आता है उस धन से जो हमारे देश की आंतरिक सीमा को जो है, यानी देश की जो आंतरिक भाग है उसको जो है किस तरह से जो है सुरक्षा प्रदान करना है, उसके संदर्भ में जो है विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम जो है काम करता है, ठीक है। बताया जाता है कि जो NGO होती है, NGO को जो विदेशों से धन प्राप्त करने के लिए जो है FCRA यानी कि विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम में जो है पंजीकृत करवाना जो है आवश्यक होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोयला का वर्गीकरण। हालांकि आपको इसको जो है ज्योग्राफी में अच्छा खासा पढ़ने के लिए मिला होगा, इंडियन ज्योग्राफी में भी और वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी, फिजिकल ज्योग्राफी में भी जो है देखने के लिए मिला होगा। तो कोयला का वर्गीकरण हम बात करते हैं दो आधार पर कर सकते हैं। पहला हम बात करते हैं कार्बन सामग्री के आधार पर, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं समय अवधि के आधार पर। कार्बन सामग्री के आधार पर हम बात करते हैं 4 प्रकार से जो है कोयला देखने के लिए मिलता है, जिसमें पहला हम देखते हैं एंथ्रेसाइट हो गए, जिसमें हम बात करते हैं कि 80 से 95% जो है कार्बन की जो है मात्रा होता है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि बिटुमुनस हो गए, बिटुमुनस की हम बात करते हैं जिसमें हम बात करते हैं 60 से 80% जो है कार्बन जो है देखने के लिए मिलता है। वही हम बात करते हैं लिग्राइट हो गए जिसमें हम बात करते हैं 40 से 50% कार्बन पाया जाता है, और पीट हो गए जिसमें 40% से जो कम जो है कार्बन पाया जाता है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं समय अवधि के आधार पर। समय अवधि के आधार पर कोयला के जो 2 भागों में जो बांटा गया है, जिसमें हम बात करते हैं गोंडवाना कोयला, जिसकी में जो है 3 राज्य में जो देखने के लिए मिलता है, झारखंड हो गया, ओडिशा हो गया और छत्तीसगढ़ हो गया। गोंडवाना कोयला के देखने के लिए मिल गया, ठीक है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं तृतीय कोयला हो गया, इसको जो आपको रेगुलर क्लास में अच्छा खासा पढ़े होंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। व्हाइट पेपर, श्वेत पेपर क्या होता है, तो श्वेत पेपर एक तरह से यह बताया जाता है कि यह जो है दस्तावेज होता है, ठीक है। दस्तावेज होता है जिसमें जो हम बात करते हैं कई सारे जो है विशिष्ट मुद्दे की जो है जानकारी होती है। इसको जो है कोई भी जारी कर सकता है, व्हाइट पेपर को जो है कोई भी जो है जारी कर सकता है, और एक तरह से बताया जाता है कि यह जो है दस्तावेज होता है, इसको जो है कोई भी जारी कर सकता है। बताया जाता है कि सरकार के द्वारा जो व्हाइट पेपर जारी किया जाता है उसमें जो है एक व्हाइट पेपर में जो है एक ही मुद्दा होता है, ठीक है। तो व्हाइट पेपर के बारे में जो है देख लिए। अब हम बात करते हैं कि स्मार्ट सिटी मिशन। स्मार्ट सिटी मिशन की शुरुआत कब हुआ था, तो 2015 में हुआ था। हमें वो नहीं देखना है कब हुआ था, ये नहीं पूछा जाएगा, पूछा यह जाएगा कि यह जो है सेंट्रल और राज्य दोनों की है या फिर सेंट्रल की है। तो यह जो है केंद्र सरकार की जो है योजना है, और ये किसके अंतर्गत जो काम करता है, शहरी एवं आवास मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। हमने पीछे की पार्ट 2 वीडियो में, शायद जो भी हो, पार्ट 1, 2 जो भी रहा हो, हमने उसमें स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में बात करते हैं, स्वच्छ अभियान के बारे में बात किए थे। वो बताइए कि आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये तो हमारा जो है शहरी और आवास मंत्रालय के अंतर्गत जो काम करता है, लेकिन वो जो है स्वच्छ सर्वेक्षण भारत, स्वच्छ भारत अभियान जो है
कौन सी कार्यक्रम, कौन सी अभियान के अंतर्गत, कौन सी मंत्रालय के अंतर्गत जो है काम करता है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि एमपीसी इकोनॉमिक्स की सेगमेंट है। एमपीसी के बारे में बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति हम बात करते हैं कि 2016 में आरबीआई के अधिनियम 1934 की धारा 45 ZB के तहत जो हुआ था, और इसका जो है गठन जो है केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। एमपीसी में हम बात करते हैं कि 6 सदस्य होते हैं, 6 सदस्य होते हैं, जिसमें से हम बात करते हैं 3 जो है केंद्र सरकार की तरफ से होते हैं और 3 जो है आरबीआई की तरफ से होते हैं। आरबीआई की तरफ से हम बात करते हैं कौन कौन से होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं आरबीआई के गवर्नर हो गए, जो कि इसके जो है अध्यक्ष हो गए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आरबीआई के जो है उप गवर्नर हो गए। सेंट्रल आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड से जो एक मतलब कि मेंबर्स को जो है इसमें जो है नियुक्त जो है किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सादा तांगसिंग एक्सरसाइज। सादा तांगसिंग एक्सरसाइज हम बात करते हैं भारत और सऊदी अरब के बीच जो है होता है, और यह जो है हाल फिलहाल में जो है हमें जो है अजमेर में जो है देखने के लिए मिला है। सादा तांगसिंग है, तान TAN, तान SEEG, तांगसिंग एक्सरसाइज जो भारत और सऊदी अरब के बीच जो हुआ है, और यह जो है बीकानेर में जो है हुआ है, राजस्थान बीकानेर, कहीं कहीं अजमेर भी देखने के लिए मिला, इसीलिए हम दोनों लिख दिए हैं, बीकानेर और अजमेर। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि हिंद महासागर सम्मेलन। हिंद महासागर सम्मेलन में हम बात करते हैं कि जो हिंद महासागर के जो प्रतिनिधि जो होते हैं वो जो इसमें जो है भाग लेते हैं, और इसकी जो पहला सम्मेलन जो है 2016 में शुरुआत किया गया था, और पहला सम्मेलन जो है सिंगापुर से जो है देखने के लिए मिला था। ठीक है, वही हम बात करते हैं कि 7वां सम्मेलन जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ में देखने के लिए मिला है, और 6वां सम्मेलन जो है एक तरह से हम बात करते हैं बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जो है देखने के लिए मिला था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। हालांकि इसको जो है इकोनॉमिक्स में पढ़ने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पर कुछ कीवर्ड था, इसको हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं कि जो डायरेक्ट टैक्स होती है उसको वह जो है महंगाई को जो प्रभावित नहीं करता है। क्यों नहीं प्रभावित करता है? क्योंकि इसकी भार जो किसी के ऊपर जो हम ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, बर्नर जो है भार जो है किसी के ऊपर जो हम ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, और यह जो है एक तरह से जो है प्रोग्रेसिव होता है। प्रोग्रेसिव करने का मतलब यह होता है कि जितना ज़्यादा आपके पास पैसा आएगा उतना ज़्यादा जो है टैक्स जो है पे करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट टैक्स के संदर्भ में जो ये चीज़ देखने के लिए मिला। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स में हम बात करते हैं महंगाई को प्रभावित करता है, क्योंकि इसकी भार जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर जो ट्रांसफ़र जो है किया जाता है, और इसको जो है रिग्रेसिव बनाया जाता है, यानी कि जो है सभी पर जो समान रूप से लागू होता है कि अगर एक अमीर व्यक्ति जिसके पास 5 करोड़ की संपत्ति है, अगर वो व्यक्ति पार्ले जी खरीदने जाते हैं तो 5 रुपये में ही दिया जाता है। वही दूसरी तरफ एक गरीब व्यक्ति जिनके पास 5 रुपये हैं और वो पार्ले जी खरीदने जाते हैं तो उनको भी 5 रुपये में दिया जाता है। इसीलिए जो है इनडायरेक्ट टैक्स जो है रिग्रेसिव सभी के लिए जो है समान है, और ये काफ़ी ज़्यादा जो है दुखदायी है। इसमें बदलाव करने की ज़रूरत है, और इसका जो मेंस के पॉइंट्स हैं इसमें जो है जब मेंस की हम सीरीज चलाएंगे तो उसमें डिस्कशन कर लेंगे क्या करना है नहीं करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, या फिर इसी को हम बात करते हैं कि आयुष्मान भारत योजना। सभी लोगों के बारे में मालूम होना चाहिए, कार्ड भी बनाए होंगे आप लोगों ने आयुष्मान भारत योजना का। ठीक है, तो ये तो दैनिक जीवन की है, तो इसके संदर्भ में हम लोगों की जो है जानकारी है, लेकिन इसमें से कुछ जानकारी हिडन है जो हमें नहीं मालूम है, उसके बारे में भी यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलता है। इसकी शुरुआत जो 2015 में किया गया था, और एक तरह से हम बात करते हैं लोगों को जो है स्वास्थ्य की सुविधा जो है दिया जाता है। बताया जाता है कि इस योजना के तहत जो है 1 वर्ष में जो है 5 लाख रुपए की जो है स्वास्थ्य बीमा जो है किया जाता है। और इसमें हम बात करते हैं कि वित्त पोषण की मामला बात करते हैं तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को होता है। केंद्र सरकार की तरफ से हम बात करते हैं कि 60% होता है, और राज्य सरकार की तरफ से जो है 40% होता है। तो जो हमारा जो आयुष्मान कार्ड जो है, आयुष्मान भारत अभियान जो आयुष्मान कार्ड जो है एक तरह से जो देखने के लिए मिलता है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की जो 60% यानी 60% कंट्रीब्यूशन है, वही हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट उनकी जो है 40% की जो है कंट्रीब्यूशन है। हिमाचल प्रदेश में बताया जाता है और उत्तराखंड में बताया जाता है कि 90% जो केंद्र सरकार देती है और 10% जो है राज्य सरकार देती है, और बिना विधायिका वाला जो
स्टेट हो गए, उसमें जो 100% जो है एक तरह से जो है केंद्र की होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, दोस्तों के पास वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।